चलो तो आज हम देखते हैं जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जनन ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? जनन ग्रंथि दो प्रकार के, पहला वृषण जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और दूसरा अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, एंड्रोजन भी मेल में पाया जाता है। अंडाशय किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है कि मासिक चक्र और स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक करता है क्या? एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भाशय की रचना तथा विकास में सहायक कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन, गर्भाशय की रचना के लिए। और इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो पी से प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और पी से प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। अब है रिलैक्सिंग, बच्चों को जन्म के समय जो सहायता करता है बच्चों को आसानी से जन्म देने में, तो वो हार्मोन है रिलैक्सिंग। अब आते हैं आनुवांशिकी में। माता पिता का गुण बच्चे में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, यह आनुवंशिकी कहलाता है। अब बताओ आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? आनुवंशिकी का जनक कौन है? जॉन मेंडल। इसका प्रयोग किससे किया? बागवानी के मटर से। किससे? आधुनिक या प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन। अब आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक थे। किसके जनक? आनुवंशिकी के जनक। प्रयोग इसने क्या किया था? बागवानी मटर का प्रयोग किया था, जिसका आयु काल क्यों कम किया था? क्योंकि गुण काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और आयु काल कम था, इसीलिए इसका प्रयोग किया। अब विविधता, माता पिता से संतान में जो भिन्न गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विविधता। एकल संकरण, जब एकल संकरण क्या होता है? एकल संकरण में हम क्या करते हैं कि सबसे एक लंबा पौधा लेते हैं और एक बौना पौधा लेते हैं। एक लंबा और एक बौना पौधा। लंबा को हम बड़ा टी से डिनोट करते हैं, छोटा को और बौना को छोटा टी से। और एक जब हम दोनों टी को, बड़ा टी और छोटा टी, यानी लंबा पौधा और छोटा पौधा दोनों को अगर हम F1 पीढ़ी में अगर एकल संक्रमण हम करवाते हैं फर्स्ट पीढ़ी में, तो प्रभावी क्या होता है? कौन प्रभावी होता है? लंबा पौधा प्रभावी होगा कि बौना पौधा? जब हम बौना पौधा और लंबा पौधा एक साथ पहला पीढ़ी में कर रहे हैं, तो प्रभाव यानी पौधा जो हो रहा है वो लंबा हो रहा है। कैसा हो रहा है? लंबा, यानी टी प्रभावित हो रहा है, छोटा टी अब प्रभावित हो रहा है। अब आते हैं F2, दूसरा पीढ़ी। अगर हम दूसरा पीढ़ी में आते हैं तो पहले हम दोनों लंबा पौधा को एक साथ करते हैं और फिर करेंगे एक लंबा एक बौना, एक लंबा एक बौना, और फिर दोनों छोटा पौधा। तो इस तरह हम करेंगे तो क्या होता है? लंबा पौधा हो जाता है और दूसरा में लंबा पौधा अशुद्ध, तीसरा में लंबा अशुद्ध और चौथा में बौना जो शुद्ध होता है। यानी 2-4 मटर से हम करते हैं तो दूसरा पीढ़ी में तो 2 लंबा और 2 बौना हो जाता है। अब आते हैं फिनोटाइप। जो गुण हम देखकर ही बता सकते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या करते हैं? जो हम देख कर बताते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का लंबा चौड़ा अगर देखने में जो बाहर से जो मतलब जैसा दिख जाए उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप लंबा और बौना का रेशियो 3:1 है। कितना है? 3:1। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब जीन, यानी जिस गुण को हम देखकर नहीं बता सकते उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इसका है 1:2:1 इसका ठीक। अब है लिंग का निर्धारण, संतान का निर्धारण कैसे होता है? तो संतान का निर्धारण कैसे होता है? पिता का हम XY गुणसूत्र लेते हैं। पिता का कौन गुणसूत्र लेते हैं?
एक्स वाई और माता का एक्स एक्स लेते हैं, यानी मेल का एक्स वाई और फीमेल का एक्स एक्स, क्योंकि फीमेल में वाई नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्स में एक्स से कराएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स हो जाएगा। अगर पिता का एक्स और माता का एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स, और अगर हम पिता का वाई और माता का एक्स दोनों अगर कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अगर माता का दूसरा एक्स और पिता का एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, और वाई को एक्स में कराएंगे तो लड़का हो जाएगा। इस तरह से 50% लड़का लड़की होता है, 50% लड़का। संतान का जो लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र पर होता है, पिता के गुणसूत्र पर। कहाँ तक था? क्या था?